नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की ये जो क्लास है साथियों, न सिर्फ स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वालों के लिए बल्कि रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जिनके एसएसटी विषय है, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी जिनके एसएसटी विषय है, ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करने वाले पटवारी वगैरह जिनके भी ये मतलब टॉपिक ऐड होता है। हालांकि ये जो है मुगल स्थापत्य कला का आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड वालों के जीके के अंदर जो हिस्ट्री है उसमें मुगल प्रशासन नहीं है, मुगल साम्राज्य नहीं है, सीधा ही आपके शिक्षा, साहित्य, स्थापत्य, ये सब चीजें। तो ये टॉपिक जो होता है वैसे देखा जाए तो अधिकांश में के अंदर ये जोड़ दिया जाता है। मुगल साम्राज्य आए नहीं आए जरूरी नहीं है, लेकिन ये टॉपिक आते हैं। इसमें मैटर इतना है कि जितना पढ़ा जाए उतना कम लगता है, बहुत है भाई। मुगल पूरी डायनेस्टी, साम्राज्य है पूरा, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करवाया ही है उन्होंने, बहुत कुछ है। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से क्या पढ़ा जाए, क्या याद रखा जाए, कैसे याद रखा जाए, इतने शासक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इतने सारे शासक है, तो उनमें से किसकी क्या चीज याद रखनी है, ये बड़ी कठिन चीज लगती है। और खास तौर पे जब बहुत सारे साथ में पढ़ते हैं तो काफी सारा कंफ्यूजन होता है। आगरा में क्या बनवाया, लाहौर में क्या बनवाया, दिल्ली में क्या बनवाया, औरंगाबाद में क्या बनवाया, बहुत सारी चीजें, फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया। ये इस क्लास के अंदर मैं आपको ढेर सारी ट्रिक्स देने वाला हूं, और बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली जो ट्रिक्स होती है वो टेलीग्राम में मैसेज इसलिए डाल दिया था कि ये सभी के लिए जरूरी है कि ये टॉपिक ऐसा है, मुगल स्थापत्य कला एक बार याद हो गया तो फिर बस वापस देखने का काम नहीं है। तो कोशिश करूंगा कि आज की क्लास में स्थापत्य कला जो है आपको पूरी की पूरी याद करवा दूं। जैसे मेरा जो काम है वो ये है साथियों कि आपको सिलेक्शन कैसे होगा उस रास्ते पे मैं जरूर ले जाऊंगा। विद्वान बनना नहीं बनना वो मैं नहीं देखता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ये ध्यान में रखकर पढ़ाता हूं कि इस चीज से उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी ज्ञान अनंत है, अथाह है। अपनी जो फर्स्ट ग्रेड की बुक है उसमें बहुत बढ़िया डिटेल से इस टॉपिक को ऐड किया गया है, और यहाँ पे मैं नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चलूंगा, ठीक है। तो उसके अनुसार आप नोट्स बना डिटेल, फिर वापस आप जो है आपके पास जरूरी नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि मेरे पुस्तक में दिया है तो उस जो भी आप पढ़ रहे हैं तो आप डिटेल जो है कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको इसके अंदर काफी सारी चीजें डिटेल वगैरह सब कुछ बताने वाला हूँ, याद करवाने वाला हूँ, ठीक है साथियों। तो बातें ज्यादा नहीं करते हुए सीधी सीधी आ जाते हैं अपन क्लास में। क्यों पहले का ये मैसेज जरूरी था कि क्लास के बीच में आपको अब कहीं भी, क्योंकि फ्लो में चलेगी क्लास पूरी, ठीक है। फ्लो में यदि कोई गलती हो जाए बता देना, सुधार भी कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मैं भी आप जैसे आप की तरह ही आपका साथी हूं और आपका साथी बन के ही पढ़ाता हूं। ऐसी कोई मैं विद्वता की मूर्त नहीं हूं, बस प्रयास करता हूं, और प्रयास करना अच्छा लगता है, वो भी आप लोगों के सहयोग से ही करता हूं, ठीक है साथियों। शुरू करते हैं मुगल कालीन स्थापत्य कला, ठीक है। मुगल कालीन स्थापत्य कला यानी कि मुगलों का प्रभाव दिमाग में आते ही आ जाता है कि किसी इमारत में कोई गुंबद होंगे, कोई मीनारें होगी, कोई मतलब अलग अलग तरह के ईरानी प्रभाव पड़ा होगा, तुर्की प्रभाव पड़ा होगा, ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाती है दिमाग में। पित्रा का प्रयोग किया होगा, ये किया होगा, सारी चीजें बताऊंगा आज आपको, पित्रा का प्रयोग कैसे होता है, ये सारी चीजें। तो इन इमारतों में कहीं कहीं देखो काफी सारी इमारतें संगमरमर के पत्थरों से बनी है। संगमरमर के पत्थर का सबसे ज्यादा प्रयोग शाहजहां ने किया है। लाल बलुआ पत्थर से भी बनी है, लाल बलुआ पत्थरों का सबसे ज्यादा प्रयोग अकबर ने किया है, ठीक है। अकबर की अधिकांश इमारतें लाल बलुआ पत्थर में देखने को मिलेगी। लेकिन ये सारी चीजें अलग अलग पढ़नी होती है अपन को, तो ये सब चीजें अपन व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे। ध्यान देना कि मुगल काल को भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिकल या द्वितीय क्लासिकी युग कहा जाता है, ठीक है। पहला आप पे गुप्त काल वाला आ गया और दूसरा क्लासिकल युग इसे कहा जाता है। तो मुगल काल के बारे में विशेष रूप से कहा गया है, तो इस बात को ध्यान में रखें। सीधे ही आ जाते हैं अब अपन यहां पे। तो यदि देखा जाए तो 1526 के अंदर बाबर ने आक्रमण किया और पानीपत का युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद। फिर जो है खानवा, चंदेरी वगैरह, घाघरा, ये सब युद्ध करने के बाद 1530 तक तो इसने पांव जमा दिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में कर दी थी, ठीक है। अब क्योंकि आपके राजवंश नहीं है, साम्राज्य नहीं है पूरा, तो मैं डिटेल में इसको नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन बाबर बहुत ही योग्य और मतलब बहुत दिमाग वाला व्यक्ति था। तो हालांकि ज्यादातर ये जो है युद्ध में बिजी रहा, तो ये ज्यादा स्थापत्य कला पर और इन पर ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन ये ये कह सकते हैं कुशल सेनापति के साथ साथ एक विद्वान व्यक्ति भी था, जिसने बहुत सारी रचनाएं खुद भी लिखी। बाबरनामा इसकी खुद की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यदि देखा जाए तो इसकी जो स्थापत्य कला में आपको याद रखनी है साथियों,
वो है कि पानीपत के निकट इसने काबुली मस्जिद बनवाई। दो तीन चीजें याद रखनी है, बाबर में ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। पानीपत के नीचे नजदीक काबुली मस्जिद बनवाई। रुहेलखंड के पास संभल की जामा मस्जिद है, रुहेलखंड के पास में संभल की जामा मस्जिद है। अब यदि जामा मस्जिद साथियों देखेंगे ना, तो जामा मस्जिद बहुत सारी है। जामा मस्जिद दिल्ली में भी है, जामा मस्जिद आगरा में भी है, सब जगह अलग अलग है, लेकिन अलग अलग मुगल शासकों ने इसका निर्माण करवाया, उसको अलग अलग। यदि आपके संभल की जामा मस्जिद कहते हैं, तब आपको जाना है बाबर के पास, ठीक है। बाबर के पास नहीं जाना है, बाबर को याद रखना है, ठीक। बाबर पढ़ जाओ तो खेल खत्म हो जाए, ठीक है ना। आगरा के अंदर इसने नूर अफगान बाग बनवाया, और ये नूर अफगान बाग आराम बाग के नाम से भी जाना जाता है। ये वही नूर अफगान बाग है जहां पर बाबर की मृत्यु के बाद बाबर को यहां पे दफनाया गया। लेकिन बाद में जो है बाबर को 2 बार दफनाया गया। पहले नूर अफगान बाग में यहां दफनाया गया, फिर बाद में यहां से निकालकर शिफ्ट किया गया काबुल के अंदर, ठीक है। तो बाद में काबुल में दफना दिया गया था। तो ये इसे आराम बाग भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। और एक अपने धौलपुर का कमल बाग भी बाबर के समय बना हुआ है। तो कुछ ज्यादा नहीं, इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि एक तो आपके पानीपत की काबुली मस्जिद, एक आपके संभल की जामा मस्जिद, और एक आपके नूर अफगान बाग जो है आपके आगरा वाला, वो बाबर ने बनवाया। इतना याद रख लेना, ठीक है। मैन स्थापत्य कला जो अपन पढ़ेंगे ना, मजा आएगा जहां पे पढ़ने का, वो है अकबर, आपके शाहजहां, ये यहाँ पे बहुत चीजें पढ़ने को मिलेगी। स्टार्ट में इनके कमी है, क्योंकि साम्राज्य की स्थापना करने के अंदर लगे हुए थे ये। तो ये अब बाबर के बाद में बाबर का बेटा हुमायूं बादशाह बनता है। और हुमायूं तो वैसे देखो गिरता पड़ता शासक कहा जाता है, गिरते पड़ते ही मृत्यु हो गई, लैंडपुल ने कहा भी था, ठीक है ना। तो दिल्ली के अंदर इसने दीनपनाह नगर बनाया, ठीक है। दीनपनाह नगर के अंदर ही शेर मंडल पुस्तकालय था, और उस पुस्तकालय से गिरकर ही इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। दीनपनाह नगर बनाया। इसे वर्तमान में पुराना किला कहा जाता है। किसे? इस दीनपनाह नगर को वर्तमान में पुराना किला के नाम से जाना जाता है। इस दीनपनाह नगर को अफगान शासक शेरशाह सूरी ने वैसे तहस नहस कर दिया था, ठीक है, और शेरनगर की स्थापना की थी, ऐसा है। देखो इसके जस्ट बाद में आता है आपके अफगान शासक शेरशाह सूरी। मैं शेरशाह सूरी को बहुत योग्य और काबिल मानता हूं। उसका कारण यह है कि देखो मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, और इस बीच में शेरशाह ने लोहा लेकर, मतलब शेरशाह जमीन से उठा था, इस बीच में शेरशाह ने लोहा लेकर अपना मतलब अफगान शासक बना है, बीच में मुगल साम्राज्य के बीच में अफगान सत्ता चलाई है। तो वास्तव में ये योग्य शासक था। फरीद नाम था, बाद में एक शेर को मारने के कारण शेरशाह नाम हो गया, शेर खां हुआ, फिर शेरशाह कहने लगे, ठीक है। ज्यादा आपको उसके अंदर नहीं ले जाऊंगा, मैं आपको स्थापत्य के अंदर ही रखूंगा, ताकि आपकी स्थापत्य पे फोकस बना रहे, ठीक। तो इसके बाद में यदि आप देखते हो तो आपने आ जाता है फिर शेरशाह। अब शेरशाह के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। पुराने किले में, पुराना किला जो ये दीनपनाह नगर को ही पुराना किला कहा गया था, पुराने किले के अंदर एक किला, एक कोहना मस्जिद बनवाई। तो यहाँ पे मुख्य जो पॉइंट है शेरशाह सूरी के अंदर आपको पढ़ना है, वो है किला एक कोहना, ठीक है। कहाँ है? पुराने किले के अंदर किला एक कोहना मंदिर किला एक कोहना आपके मस्जिद बनवाई। कैसे याद रखोगे? देखो मेरा जो मेन क्लास लेने का मकसद है, क्योंकि मैटर तो बहुत मिल जाता है, सब जगह मिलेगा। मैं कोई एड नहीं कर रही हूँ, मैं कोई नवा मैटर दे रही हूँ। एड की कौन है? और मैटर वो है जो किताबा में लिखी हुई है, आप पढ़े भी है, मेरे पढ़े भी है, ठीक है। लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों को याद रहनी चाहिए चीजें, जो पढ़ ली वो याद रहनी चाहिए, ठीक। अब देखो यदि आप ध्यान दोगे साथियों, तो यहाँ पे शेरशाह 2 बार स पढ़ रहे हो, यहीं पे आपको ध्यान देना है किला एक कोहना। तो किला एक कोहना मस्जिद के बारे में यदि पूछ ले, आंख में शेरशाह सूरी राइट कर दीजिए, आप राइट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। इसके बाद में यदि आप ध्यान दोगे तो बिहार के रोहतास जिले के अंदर सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है, जो सोन नदी के किनारे है। और मैं आपको बता दूं, शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो शेरशाह सूरी खुद बना कर गया था, मतलब खुद का बनाया हुआ, पहले ही बना दिया था, अपनी मृत्यु से पहले ही इसने बना दिया था। झील के बीच में बना हुआ मकबरा है, सोन नदी के किनारे एक झील के बीच में बना हुआ मकबरा है। शेरशाह सूरी का मकबरा रोहतास जिले के अंदर है। सासाराम याद रखना, सासाराम बिहार के अंदर, ठीक है। रोहतास याद भी नहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं। सासाराम बिहार के अंदर बना हुआ है शेरशाह सूरी का मकबरा, जो खुद ये बना कर गया था, ठीक है। कि ना भरोसे ही कौन रहे हो, अरे मैं अफगान हूं, चारों तरफ मुगल है, कोई बना है नहीं बना है, अपा ही बना तो अपा मकबरा हो, बस बात ही खत्म। और खुद ने बनाकर गया था, ठीक है। आगे बढ़े। आज आपको वैसे आनंद आएगा,
मुझे पता है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारा कंफ्यूजन लेके आता है, और मैं आपको बहुत सारा याद करवाने के लिए लेकर आया हूं। जो जो साथी स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, सावचेत हो जाना, बहुत अच्छी वैकेंसी हो सकता है, पद भी बढ़े, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। और जब वैकेंसी आएगी ना, तो ये क्लासेस आपके लिए, सभी के लिए बहुत। एक स्टूडेंट ने कहा कि सर लाइब्रेरी में पहले मैं सिर्फ एक अकेली क्लास देखती थी और किसी को बताते थे तो वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि अपनी देखो इतनी, मतलब नाम देखो, मतलब बड़ा होना जरूरी नहीं है, काम बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जब शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू किया जाता है तो 2-4 लोग ऐसे कोई विश्वास जताते हैं, उसके बाद अब तो देखो पूरा का पूरा मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों का साथ है। तो फिर बाद में अब धीरे धीरे अब वो बताती है कि सर लाइब्रेरी के अंदर एक स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो आपकी क्लासेस नहीं ले रहा हूं। बड़ी खुशी होती है कि अपने द्वारा किया गया प्रयास लाखों स्टूडेंट के काम आ रहा है। जो चंद स्टूडेंट से शुरू किया था, लाखों स्टूडेंट के काम आ रहा है। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं जो है, बहुत सारे ऑफर आए इस दरमियान साथियों, बहुत अच्छी अच्छी संस्थानों के, और आप लोगों के सहयोग से उन सभी को मना कर दिया मैंने। क्यों? कारण यह है, यदि मैं उनके अधीन पढ़ाऊंगा तो मुझे वहां पे आपको क्लासेस के लिए फीस लेनी पड़ेगी, संस्था लेगी, मैं नहीं लूंगा, संस्था लेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लासेस पेड हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लासेस मैं बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ाने के या कहीं किसी कोचिंग में पढ़ाने के पैसे लूं, ये मैं नहीं चाहता। तो इसीलिए मैंने सभी को मना कर रखा है, भाई अपन तो यूं ही चाह ली, जो क्लासेस है सारी की सारी अपने यूट्यूब पर ही मिलेगी। विद्यार्थियों को कहीं इसके लिए पे करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, अपना यही उद्देश्य है, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में एक बार शेयर कर देना, ताकि सभी के पास में अपनी क्लासेस पहुंचे और वास्तव में याद कैसे किया जाता है वो चीज विद्यार्थी देखें, ठीक है। चलिए साथियों, अब देखो, अब आनंद आएगा आपको। आनंद यहां है कि अब आनंद शुरू हुई अकबर और स्थापत्य कला, ठीक है। अपनी क्लास से सारी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, मैं अपने आप को विद्वान साबित नहीं करना चाहता, हर एक लाइन यहां पर लिखूंगा नहीं, लेकिन जो लिखी हुई है वो आपके दिमाग में बिठा दूंगा। यही मेरा तरीका है और यही तरीका रहेगा, और विद्यार्थी भी यही चाहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अकबर की स्थापत्य कला है। अकबर के काल में यह ध्यान रखना साथियों कि अकबर के काल में सबसे ज्यादा लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो अकबर के काल में क्या हुआ है, लाल बलुआ पत्थर, ठीक है। अकबर के काल की यदि पहली इमारत साथियों देखा जाए तो हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं कौन? फादर साहब, पिताजी, ठीक है। लेकिन हुमायूं के मकबरे में के निर्माण में अकबर का कोई रोल नहीं था। पहली इमारत हुमायूं का मकबरा है, लेकिन हुमायूं के मकबरे के निर्माण में अकबर का कोई रोल नहीं था। दोनों चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो देखिए अब मजा आएगा। हुमायूं का मकबरा, तो इसका यदि निर्माण की बात की जाए साथियों, तो इसका निर्माण करवाया हाजी बेगम ने। हाजी बेगम हुमायूं की बेगम थी, हाजी बेगम ने करवाया, जिसे बेगा बेगम भी कहा जाता है। बेगा बेगम भी कहा जाता है। एक फैक्ट तो ये आपको याद रहना ही चाहिए कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया, हाजी बेगम या बेगा बेगम कह दो, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा, इसका जो वास्तुकार है वो है मीरक मिर्जा गयास। मीरक मिर्जा गयास, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल, कि हुमायूं का मकबरा किसने बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहे हैं आप। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हाजी बेगम ने। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मीरक मिर्जा गयास, ठीक है। ये ऐसी इमारत है साथियों जिसमें पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ। गुंबद तो समझते हो ना, ऊपर इस तरीके से बनी हुई, अभी मैं बताऊंगा आगे कुछ इमारतें उसमें गुंबद बताऊंगा आपको। तो पहली बार दोहरे गुंबद का प्रयोग इसके अंदर हुआ है। ये पहली इमारत है जिसे 4 बाग पद्धति में बनाया गया है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 4 बाग पद्धति में बनी हुई और दोहरे गुंबद का प्रयोग पहली बार। अकबर के काल की पहली इमारत है हुमायूं का मकबरा, ठीक है। इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। क्यों? ताजमहल से पहले ही बना है, तो ताजमहल का पूर्वगामी भी इसे कहा जाता है। अधिकांश मुगल घराने के लोग यहां दफनाए गए। यदि बात की जाए साथियों, तो आपके रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात, फर्रुख सियर, दारा शिको, हाजी बेगम, छोटी बेगम, बहुत सारे लगभग 6 मुगल बादशाह
इसके अंदर दफनाए गए। यहां तक कि बहादुर शाह जफर जब 1857 की क्रांति हुई थी तो अंग्रेजों से छुप कर बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में आकर छिप गया था। यहीं से वो हडसन और इन्हें बहादुर शाह जफर को पकड़ कर ले गए थे। जफर नाम से कविताएं लिखता था, ठीक है ना। तो ये और फिर जीनत महल इनको भेज दिया रंगून, रंगून में ही उनकी मृत्यु के रंगून में ही दफना दिया। वो 1857 की क्रांति में अपन अलग से उस चीज को पढ़ेंगे, लेकिन वो भी यहाँ से। तो ये वैसे देखा जाए तो मुगल साम्राज्य की कब्रगाह कहलाता है क्या, हुमायूं का मकबरा, ठीक है ना। तो हुमायूं के मकबरे के अंदर ये चीजें आपको विशेष तौर पर याद रखनी ही रखनी है। अब अकबर के और निर्माण पढ़ते हैं आगे। अकबर ने बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया, दुर्गों का निर्माण करवाया। अब दुर्गों का निर्माण करवाया ना, अब दुर्ग में अपन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अकबर ने करवाया कि नहीं करवाया। तो फिर अपने आ जाता है ट्रेडमार्क तरीका, जिसे हम कहते हैं ट्रिक, जिसे हम कहते हैं ट्रिक। ट्रिक में क्या है, आलो एक आलो एक ठीक है, इतो की याद रखना। आलो एक मैं मतलब मुझे याद है तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और ये चीजें वो है जो आपको सीधी की सीधी अन्य स्टूडेंट से आगे ले जाने वाली। आलो एक यानी कि आगरा का किला, आगरा का किला, ये सब किले हैं, ठीक है, अकबर द्वारा निर्मित किले। आगरा का किला, ये लो से लेना है लाहौर का किला, लाहौर का किला, ठीक है। ई से लेना है आपको इलाहाबाद, इलाहाबाद का किला, ठीक है। यहां से लेना है आपको कटक, कटक का किला, ठीक है। यहां से लेना है अजमेर, अजमेर का यदि आपको ध्यान हो सेकंड ग्रेड के बैच में मैंने पढ़ाया था मैगजीन दुर्ग, ठीक है। तो वो अजमेर वाला मैगजीन दुर्ग 17 गार था इनका जो, ठीक है। और यहां से आ जाएगा आपके अवध का किला, अवध का। रीट के समय मैंने इस ट्रिक को याद किया था और इसमें से प्रश्न आज दिन तक गलत नहीं हुए और आज भी ये ऐसे के ऐसे याद है। तो आपको भी याद हो गई, समझ लो कि आपके काम पूरा है। इसमें से यदि देखा जाए साथियों तो आपके मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसमें से इलाहाबाद का किला जो है ना, ये सबसे बड़ा किला है जो निर्माण करवाया गया है अकबर द्वारा उन किलों में से। कैसे याद रखोगे, याद रखने का सिर्फ एक तरीका है। इलाहाबाद के अंदर यदि आप शब्द गिनोगे 1 2 3 4 5, ठीक है, बाकी के अंदर इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4, यहां पे लिखे हुए शब्दों के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अक्षरों की संख्या 5 है, सबसे बड़ा शब्द है। और सबसे बड़ा शब्द होने के कारण हमें ये याद हो गया है कि अकबर के बनाए किलों में इलाहाबाद का किला सबसे बड़ा किला है। याद, दैट्स ऑल योर ऑनर। आगे बढ़ते हैं। अकबर के काल में फारसी शैलियों का हिंदू एवं बौद्ध शैलियों के साथ मिश्रण देखने को मिला है। एक छोटा सा फैक्ट है, उसको आपको ऐसे ही याद करना, समझ लेना है, ठीक है। अब बढ़े आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपके दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है, इसे मैं अच्छी तरीके से समझता हूं। इसके बाद में अपन चलते हैं फतेहपुर सीकरी। स्थापत्य कला के अंदर फतेहपुर सीकरी एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं वो कि नायाब नगीना है। फतेहपुर सीकरी की इमारतें बहुत मुगल काल की यदि स्थापत्य कला की झलक देखनी है तो फतेहपुर सीकरी की इमारतों में देखने को मिलेगी। फतेहपुर सीकरी की इमारतें अधिकांश जो है बनाई गई है अकबर के काल में। अब इसमें भी बहुत सारे साथियों आपके इमारतें हैं जो याद नहीं होती। जब आ जाता है पंचमहल कहाँ बना हुआ है, किसने बनाया, पर बकरी डिब्बा मादा, तो यहाँ पे याद नहीं होती है। इसीलिए ये ट्रिक है। फतेहपुर सीकरी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ तक कि RS IS की भी तैयारी करते हो ना तो ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे प्रश्न आपके बाहर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। इसको अपन श्योर करेंगे। चलिए अब इसमें क्या करते हैं अपन, यहाँ पे एक ट्रिक याद है, दीदी जोधा तुम शेख को वीजा बुला दो, तुम शेख को वीजा से बुला दो, ऐसे कर लेना। वीजा वगैरह लेते हो, पासपोर्ट अपन ने वीजा कर दिया। दीदी जोधा तुम शेख को वीजा बुला दो, दीदी जोधा तुम शेख को वीजा बुला दो, बस इतो याद रख लो। पर फतेहपुर सीकरी तो बात पूरी याद है। दीवाने आम, सबसे पहले दीवाने आम, जहां पे दीवाने आम है तो दीवाने खास भी अधिकांश होते ही है, ठीक है। अब दीवाने आम और दीवाने खास में ऐसा है कि ये भी बार बार कई जगह मिलेंगे। दीवाने आम, दीवाने खास, ये मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। दीवाने आम ज्यादातर जनता की सुनवाई के लिए होते थे, दीवाने खास जो है खास राज दरबार वगैरह उनके लिए होते थे।
तो ये अधिकांश मिलने आपको लाल किले के अंदर मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत जगह मिलेंगे, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, दीवाने आम और दीवाने खास मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको मिलेगा फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल, जोधाबाई का महल, ठीक है। यहां से इस तू से लेना है आपको तुर्की सुल्ताना का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, ठीक है। देखो एक एक अक्सर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से लेना है आपको मरियम का महल, मरियम का महल, ठीक है। यहां से लेना है आपको शेख सलीम चिश्ती की का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जिसके आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ठीक है। यहां से इस बी से लेना है आपको बिरबल महल, बिरबल महल। यहां से आपको लेना है जामा मस्जिद, ये जामा मस्जिद भी बहुत जगह बनी हुई है, ठीक है ना, दिल्ली में भी है, आगरा में भी है, लाहौर में भी है, बहुत जगह है, दिल्ली की सबसे बड़ी है, ठीक। यहां से आपको लेना है बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था बुलंद दरवाजा। देखो अब देखो कितनी सारी चीजें निकल के सामने आई है अब आपके लिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 9, लगभग 9-10 चीजें निकल कर आई है। बेहतर यही है एक ट्रिक याद कर लीजिए, 9 चीजें याद हो जाती है। नहीं तो फिर देखो ये भी जरूरी नहीं है कि ट्रिक याद ही करें, कि नहीं याद नहीं है गुरु जी मन तो याद ही को थे ट्रिक का बता दो, कोई जरूरी को नहीं। आपको मतलब ट्रिक के साथ में जानकारी तो मिल रही है, आप डायरेक्ट याद कर लो, परंपरागत तरीको याद है परंपरागत कर लो। अपन नवाचार करते हैं, नवाचार के हिसाब से पढ़ाऊंगा, परंपरागत वैसे पढ़ाने वाले भी आपको बहुत जने मिल जाएंगे, ठीक है ना। वही चीज लिख लिख कर समझानी पूरी पूरी, अपाऊं तो है कौन, ठीक है। तो ये चीजें हैं। देखो एक ट्रिक है, दीदी जोधा तुम शेख को बीजा बुला दो, पीछे कौन सी पड़ी थी आलो एक दीदी जोधा तुम शेख को बीजा बुला दो, और इतना सा याद करना है आपको, फतेहपुर सीकरी पूरी याद होती, खोटो काम है कि कौन है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब फतेहपुर सीकरी की कुछ इमारतें आपको दिखा भी देता हूं और साथ साथ में आपको कुछ चीजें बता भी देता हूं। ये फतेहपुर सीकरी की मुख्य इमारतें हैं और मुख्य इमारतों के कुछ तथ्य हैं जो आपको याद करने हैं, ठीक है साथियों। चलिए मैंने बताया था आपको कि आज की क्लास बहुत बढ़िया होने वाली है आपके लिए, क्योंकि अब दिन दिन मतलब बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। आप ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि सर रेगुलर हमें दो, जैसे आपकी वैकेंसी आ जाएगी तो आपके फर्स्ट ग्रेड वालों की भी मैं कोशिश करूंगा रेगुलर दे दूं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ही प्रयास कर रहा हूं, मेरे निजी जीवन को मैंने अभी कुछ समय के लिए साइड में रख दिया है। मैं चाहता हूं कि मेरे विद्यार्थी अधिक से अधिक सिलेक्ट हो जाए, एक बार उनके घरों में खुशियों की चिराग जल जाए, फिर अपने जो है बहुत सारे हाथ हो जाएंगे मदद करने के लिए, तो फिर समस्या नहीं आएगी। एक बार मैं जो है मैं आप लोगों का जीवन जी रहा हूं अभी सिर्फ और सिर्फ, इसीलिए निरंतर प्रयासरत रहता हूं। आज भी आंखों में नींद बाकी है, लेकिन नींद लेंगे 6 महीने बाद, बहुत आराम से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे साथियों दीवाने आम, ठीक है, दीवाने आम दीवाने खास दो बड़ा है। तो दीवाने आम की विशेषता है कि आयताकार प्रांगण है जहां पे अकबर न्याय करता था। अभी मैंने आपको बताया दीवाने आम में ज्यादातर जनता की सुनवाई की जाती थी, तो दीवाने आम जहां जहां मिलेंगे ना जनता की सुनवाई होती थी, यहाँ पे भी अकबर न्याय करता था, ठीक है। दीवाने खास अकबर का निजी निवास होता था। मैंने अभी पहले बताया आपको कि खास मतलब कि कोई खास है, राजमहलों से मतलब दरबारी हो सकते हैं कि कोई विशेष खास हो सकते हैं, तो यहाँ पे निजी निवास था इसका, ठीक है। जोधाबाई का महल सबसे विशाल एवं सर्वश्रेष्ठ इमारत है जो गुजराती शैली का मिश्रण है। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो, ये है आपका फतेहपुर सीकरी में बना हुआ जोधाबाई का महल, ठीक है। तो ये सर्वश्रेष्ठ इमारत यहाँ मतलब सबसे बड़ी, देखो सबसे विशाल और श्रेष्ठ इमारत मानी जाती है, गुजराती शैली का मिश्रण है, यही फतेहपुर सीकरी वाली ही इमारत है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, देखो ज्यादातर लाल पत्थरों में बनी हुई है, लाल बलुआ पत्थर, अभी बताई थी ना विशेषता, तो जो चीजें बताई है वो यहाँ पे आपके लागू होगी। पंचमहल, पंचमहल बौद्ध शैली में निर्मित 5 मंजिला इमारत है। ये जो आप देख पा रहे हो ये पंचमहल है, देख लो इमारत यहाँ पे 5 मंजिला है। ये देखो ये गुंबद बना हुआ है, कहता है ना गुंबद, तो ये गुंबद बने हुए हैं, ठीक है ना। और ये जामा मस्जिद है फतेहपुर सीकरी की, जो यहाँ अभी बताऊंगा आपको। तुर्की सुल्ताना का महल, पर्सी ब्राउन ने इसे मुगल स्थापत्य कला का रत्न कहा है। देखो मुगल स्थापत्य कला से संबंधित कई कोटेशन पूछते हैं और वहां पे
यदि आप मतलब बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाओ, आपको कुछ पता नहीं है, कुछ याद नहीं आ रहा और आप चाहते हो कि मैं इस प्रश्न को करूं और कहीं कोटेशन आ जाए और पर्सी ब्राउन लिखा हुआ आए स्थापत्य कला में, और जब यदि तुक्का लगाने की ही नौबत आ जाए और मानस बना चुके हो कि मुझे तुक्का लगाना ही लगाना है, तो पर्सी ब्राउन पे लगा सकते हो। वहां सही होने के चांसेस आपके 60 से 65% हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सही ही हो, लेकिन जब आपका मानस ही बन चुका है तो फिर इस पे लगा देना। काफी सारे बहुत जगह इसने कोटेशन पर्सी ब्राउन के मिलते हैं स्थापत्य के बारे में विशेष रूप से। ठीक है, तो तुर्की सुल्ताना महल के बारे में कहा है कि मुगल स्थापत्य कला का रत्न है। मरियम महल अकबर की राजपूत रानी मरियम उज जमानी, ठीक है ना, आमेर वाली, तो उसमें ये उसका लिए बनाया था। बिरबल महल छज्जों में कोष्ठकों का प्रयोग मिला है इसमें। जामा मस्जिद जो बता रखी है मैंने, लाल बलुआ एवं संगमरमर से निर्मित इस मस्जिद को फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा का, एक फर्ग्यूसन ने भी बहुत सारे कोटेशन कहे, तो पत्थर में रूमानी कथा किसके बारे में कहा गया है? जामा मस्जिद के बारे में कहा गया है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा सूफी संत का मकबरा है, जिसके आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है, शेखू बाबा। ठीक, तो ये चीजें हैं साथियों जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा एक बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा ये जो देख पा रहे हो आप, बुलंद दरवाजा है साथियों, फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर 1602 में गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया, जो 176 फीट ऊंचा बुलंद दरवाजा विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है। ये ईरानी अर्ध गुंबदीय एवं चाप स्कंद शैली में निर्मित है। देख लो अच्छी तरीके से। ठीक है, 1602 में 176 फीट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी, ये 176 फीट ऊंचा है। दुनिया का सबसे बड़ा बताते हैं कि सबसे ऊंचा दरवाजा यही है। तो ये सारे फतेहपुर सीकरी में ये सारी इमारतें किसने बनवाई? अकबर बनाई है। ठीक है, कौन बनाई है? अकबर बनाई है। ओके, चलिए आगे बढ़े। ये चित्र भी देख लिया आपने। ठीक है, चलिए साथियों, आज की क्लास वैसे लंबी है लेकिन मजेदार है। अब आप जो देख पा रहे हो ना, वो साइड में वो पट्टी, वह पितराधुरा है। ठीक, कई जना पढ़े खाली गया पितराधुरा पितराधुरा। पितराधुरा है क्या? संगमरमर पर कांच और हीरे जवाहरातों की जड़ाई वगैरह करके जो कला बताई जाती है वो पितराधुरा है, और यही है यहाँ पे। चलिए मैं पहले ही लिख देता हूं ताकि आपके ध्यान रहे हमेशा के लिए। पितराधुरा। ठीक, चलिए जहांगीर और स्थापत्य कला। जहांगीर के समय कोई नहीं, 2-3 इमारतें ध्यान रखनी है। बाबा जहांगीर महान विद्वान शराबी कहते थे, न्याय की जंजीर न्याय का घंटा लगवाया था इसने। ठीक है, जहांगीर के काल की पहली इमारत यदि पूछा जाए तो अकबर का मकबरा सिकंदरा यूपी में बना हुआ है, बिना गुंबद का है। ठीक है ना, अकबर का मकबरा, पहली इमारत इसकी कौन सी थी? अकबर का मकबरा। एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा है ये जो देख पा रहे हो आप, ये अकबर का मकबरा ही है, गुंबद विहीन मकबरा इसे कहते हैं। स्वतंत्र मीनारें हैं इसमें, ये देखो स्वतंत्र मीनारें हैं इसके अंदर, स्वतंत्र मीनारों का प्रयोग है और गुंबद विहीन इमारत है। ठीक है, अब देखो साथियों, जहांगीर के काल में पूर्ण संगमरमर से बनी इमारत एतमादुद्दौला हौरजिया, ठीक है ना, एतमादुद्दौला का मकबरा, इसमें पहली बार पितराधुरा का प्रयोग हुआ। एतमादुद्दौला कौन थे? नूरजहां के पिता थे। ठीक है, नूरजहां के पिता थे, नूरजहां ने ही निर्माण करवाया एतमादुद्दौला का मकबरा। पूर्ण संगमरमर से बनी पहली इमारत, मुगल कालीन पहली इमारत मानी जाती है। ठीक, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किस लिए ध्यान रखना है कि पितराधुरा का प्रयोग यहाँ पे किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हालांकि मुगल इमारतों में पितराधुरा का प्रयोग पहली बार यहाँ पे किया गया, लेकिन इससे पहले भी पितराधुरा का प्रयोग उदयपुर के गोल मंडल में हो चुका है। उदयपुर के गोल मंडल 1600 के अंदर पितराधुरा का प्रयोग हो चुका है। मुगल कालीन इमारतों में पूछा जाए तो एतमादुद्दौला के मकबरे के अंदर, और एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में देखो साथियों, शाहदरा लाहौर के अंदर जहांगीर का मकबरा बना हुआ है। बता दें इसका निर्माण शुरू तो जहांगीर ने करवाया था, लेकिन पूरा नूरजहां ने करवाया। ठीक है, तो शाहदरा लाहौर के अंदर ये आपके यहाँ है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा यूपी के अंदर, यहीं पे लिखा हुआ है, ये देखो सिकंदरा यूपी के अंदर अकबर का मकबरा है। ठीक है, और यहाँ पे दिल्ली में अब्दुल रहीम खाने खाना का मकबरा बना हुआ है। कौन था अब्दुल रहीम खाने खाना? बैराम खां का पुत्र था। बैराम खां कौन था? अकबर का संरक्षक था। अकबर का संरक्षक बैराम खां था, जिसके बाद में उसके पास 2 ही ऑप्शन बचे थे, या तो मक्का मदीना चले थे या फिर वो, मतलब एक अलग स्टोरी है पूरी। तो वहां पे इसकी पत्नी थी सलीमा बेगम से बाद में संरक्षण देने के हिसाब से अकबर ने विवाह कर दिया। अब्दुल रहीम खान खाना बहुत बढ़िया दोस्त बन गया था अकबर का। ठीक है, तो यहाँ पे अब्दुल रहीम खान खाना का ये जो मकबरा बना हुआ है वो दिल्ली में बना हुआ है। ठीक है, विद्वान व्यक्ति था ये भी,
अब्दुर्रहीम खाने खाना इसकी उपाधि थी। ठीक, और ये जो देख पा रहे हो ये पित्रादुरा है। पित्रादुरा क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। पित्रादुरा का प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे के अंदर। आगे बढ़े, चलिए फिर से आई एक ट्रिक, क्योंकि जरूरी है ये ट्रिक। ठीक है, अब आ गए हैं अपन शाहजहां के काल में। शाहजहां और स्थापत्य कला। शाहजहां और स्थापत्य कला, आप शाहजहां में देखो, शाहजहां की आगरा में भी इमारतें हैं, शाहजहां द्वारा बने हुई दिल्ली में भी है, शाहजहां द्वारा लाहौर में भी है, ये सारी। तो यहाँ पे अपन अब पहली जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके आगरा की, ध्यान देना। ठीक है, आगरा में भी देखो दीदी से स्टार्ट है, वो दीदी जोधा थी, यहाँ पे भी दीदी से। दीदी मोती से खास शीशा और नगीना जड़ित अंगूरी मच्छी मंगाओ। दीदी मोती से खास शीशा और नगीना जड़ित, मोती से मंगवानी है। किससे मंगवानी है? मोती से खास शीशा और नगीना जड़ित अंगूरी मच्छी मंगवाओ। याद हो जाएगी। दीदी जोधा तुम शेख को वीजा बुला दो, वो फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, यहां पे है दीदी मोती से खास शीशा और नगीना जड़ित अंगूरी मच्छी मंगाओ। 2-3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगी, लेकिन याद है तो समझ लो कि स्थापत्य कला पूरी याद है, फिर पलट के देखने की आवश्यकता बार बार पढ़ने वाली नहीं है। क्लियर तो दिख रहा है? बार बार ये मेरी समस्या हो जाती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे अब इसको करते हैं डिस्क्राइब। फिर दीदी का मतलब वही है, जब दीदी की बात आई तो फिर यहाँ पे भी मैंने बताया ना आपको, हर जगह आपको दीवाने आम दीवाने खास मिलेंगे। तो दीदी मतलब दीवाने खास और दीवाने आम, ये लाल किले के अंदर भी मिलने हैं आपको। ठीक है, मोती मस्जिद, देखो मोती मस्जिद आगरा वाली है वो शाहजहां ने बनाई है, मोती मस्जिद दिल्ली वाली है वो औरंगजेब ने बनी। मोआसा ऐसे याद किया मैंने, मोती मस्जिद दिल्ली आगरा, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां, इस तरीके से याद किया हुआ है। ठीक है, तो मोती मस्जिद यहाँ पे, मोती मस्जिद इसके अंदर है। खास महल, ठीक है, शीश महल, कई जना की करे कि अपन किताब में कोई खास चीज जो है ना बात बतावे कौन क्लास में, कि फिर किताब कौन लेगा। अपने यहाँ पे ये चीज होती नहीं है, क्यों? किताब की अलग महत्ता होती है, क्लास की अलग है। मैं ये चीज नहीं करता हूँ, मैं ये चीज नहीं बताऊं, ये चीज बताऊं, ये चीज है ही नहीं। अपने तो जो अंदर है वो बाहर है, और किताब तो देखो किताब ही होती है, उसकी तो वैसे कोई होड़ होती नहीं है। लेकिन यहाँ पे कमी नहीं की जा सकती। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो सिर्फ मतलब बहुत उम्मीद से देखते हैं क्लासे, और बहुत सारी उम्मीदें जुड़ चुकी है, तो मैं यहाँ कहीं कमी नहीं करता हूँ। आप तो बस लूट सको तो लूट लो, ये पूरा मैं लुटाने ही आया हूं। ठीक है, खास महल, शीश महल, नगीना महल, ठीक है, इसको छोड़ देना है। अंगूरी भवन, अंगूरी भवन, ठीक है। और यहां पे आपके मच्छी भवन भी है और मच्छी मस्जिद भी है। मच्छी भवन और मच्छी मस्जिद, ठीक है। तो इस तरीके से ये इतने शब्द भी याद रह जाएंगे ना, तो आपके काफी सारी हेल्प लग जाएगी इसके अंदर। ये क्या थी? ये अपने शाहजहां द्वारा आगरा के अंदर जो स्थापत्य कला का निर्माण करवाया है उसकी ये ट्रिक थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें आपको याद रख लेनी है, और इसके बाद में अपन बढ़ते हैं फिर आगे। चलिए, आज स्लाइड भी बहुत सारी, आज क्लास भी लंबी है, आज क्लास इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है साथियों। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब ताजमहल, आगरा की ही बात चल रही है तो आगरा में ताजमहल भी है, ठीक है। अब उसको ट्रिक में क्यों नहीं डाला अपन ने? क्योंकि ताजमहल तो सभी जानते हैं कि आगरा की दो चीजें बहुत प्रसिद्ध हुई है। किसी को कहते हैं कोई ज्यादा दिमाग खराब करे तो क्या आगरा जानो की, यानी कि आगरा का पागल खाना भी फेमस है और आगरा का ताजमहल भी फेमस है, वह ताज, ठीक है। तो ताजमहल का वैसे फोटो आप सभी को, ताजमहल तो देखो सभी को पता है, फोटो फिर भी ऐड करते हैं, क्लास बढ़िया दिखे कि ताजमहल का फोटो दिखे ना क्लास में, बढ़िया, हाँ यार बढ़िया क्लास चल रही, ठीक है। अब बात देखो, ताजमहल का निर्माण
यदि देखा जाए, शासक यदि देखा जाए शाहजहां ने मुमताज की याद में 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मृत्यु हो गई थी, प्रेम की निशानी। ठीक है, तो ये शाहजहां द्वारा बनाया गया। निर्माण में समय जो लगा है वो 22 वर्ष लगे हैं। ये लगभग 1631 के अंदर इसका निर्माण प्रारंभ हो गया था। ठीक है, प्रारंभ हो गया था, 22 वर्ष का समय लगा है। वास्तुकार इसके अहमद लाहौरी थे। वास्तुकार, प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा थे। दोनों चीजें अलग, वास्तुकार ये थे, प्रधान मिस्त्री ये थे। ठीक है, तो ये मतलब वास्तुकार डिजाइन वगैरह पूरी, प्रधान मिस्त्री ठेकेदार कैसे को थे। ठीक है, तो उस्ताद ईसा खान। यूनेस्को ने इसे 1983 के अंदर विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया। इसे बनाने के अंदर साथियों लगभग 20,000 मजदूरों ने रात दिन काम किया और उसके बाद में इतनी शानदार ये इमारत बनाई और उनका फल उसको मिला मजदूरों को कि उनके हाथ कटवा दिए गए। हाथ कटवा दिए गए कि शाहजहां देखो, अरे बहुत बढ़िया इमारत बनाई, एडी पाची नहीं बननी चाहिए, हाथ काट दो, इनका इनाम यही है। ये चीज थोड़ी सी दुखती है। तो ये है लगभग इसके अंदर, इसको बनाने के अंदर लगभग 9 करोड़ रुपए का खर्चा आया। कुछ विद्वान साथी बताते हैं कि 3.2 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, लेकिन लगभग 9 करोड़ रुपए का खर्चा आया। और ये आप देख पा रहे हो पूरी संगमरमर से। SO2 से वर्तमान में इसे बहुत नुकसान हो रहा है, पीलापन बढ़ रहा है। तो ये इसके क्योंकि आसपास जो फैक्ट्रियां हैं उसका प्रभाव पड़ता है, तो ये पीलापन वगैरह देखने को मिलता है। अब जैसे रख रखाव किया जाता है, लेकिन संगमरमर है तो उसके ऊपर ये प्रभाव पड़ता ही है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ताजमहल से संबंधित कुछ तथ्य जो याद रखने थे अपने जरूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज स्थापत्य कला तो वैसे पूरा ही करवाने का सोचा था, इसलिए लंबी हो रही है क्लास। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं शाहजहां और दिल्ली। शाहजहां ने दिल्ली में अंदर क्या क्या बनवाया, देखो जामा मस्जिद बनवाई, लाल किला बनवाया, रंग महल, और लाल किले के अंदर ही तख्ते ताउस भी रखवाया था, तो तख्ते ताउस का निर्माण भी करवाया गया। विशेष रूप से पढ़ेंगे इसको अभी। लाल किले की यदि बात की जाए साथियों, तो लाल किले का वास्तुकार था हमीद अहमद। याद रखना होना आपको फैक्ट, तो ऐसे याद रखना कि लाला हमदम, हमीद अहमद। ठीक है, थोड़ा सा इसको उल्टा पुल्टा किया है। लाला यानी लाल किला, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, देखो लाल किला। ठीक है, लाल किले के दीवाने खास महल, इसके अंदर दीवाने खास और दीवाने आम दोनों है। दीवाने खास महल के बारे में अमीर खुसरो ने कहा, क्योंकि इसकी चांदी की छत वगैरह और उसके अंदर बहुत बढ़िया हीरे वो नक्काशी और जड़ई का काम किया हुआ है। तो इस दीवाने खास के बारे में अमीर खुसरो ने फिरदौसी की शाहनामा के अंदर इसका कोटेशन मिलता है। उसके बारे में कहा कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। क्या 3 बार क्यों बोली हो सर? अरे यूं लिखियो, या फिरदौस और रूबी जमीन नस्तमी अस्तमी अस्तमी अस्त। वाह वाह, मैं कौन लिखियो? अरे अमीर खुसरो है, मैं खाली बतायो है, ऐसे कैसे लिखा हुआ है, या फिरदौस और रूबी जमीन अस्तमी 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 अस्त। अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, अमीर खुसरो ने कहा है। ठीक है, आते हैं तख्ते ताउस पर। तख्ते ताउस, ताउस का देखो फारसी भाषा के अंदर अर्थ होता है मोर। ठीक है, तो इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, इसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माता बेबादल खां था। लगभग 2 करोड़ रुपए के अंदर यह बना था। 31 मन 20 शेर इसका वजन था। नादिर शाह ने जब 1739 के अंदर आक्रमण किया था, तो यहाँ पे बताते शाहजहां को पटाकर और पगड़ी बदल भाई है अपन, और यूं कर और ले गयो, और इसमें कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था, तो कोहिनूर हीरा भी ले गया 1739 के अंदर। 1745 के बाद पता ही नहीं चलता है कि ये कहाँ गया। ठीक है ना, गायब हो गया। तो ये था तख्ते ताउस, सोने से बना हुआ था पूरा का पूरा, बहुत देखो 2 करोड़ रुपए के अंदर बना था। इसके ऊपर पहला बैठने वाला शासक शाहजहां था, और अंतिम बैठने वाला शासक बताते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला को पटाकर ले गया था। ठीक है ना, मोहम्मद शाह रंगीला को पटाकर ले गया था। अंतिम बैठने वाला शासक मोहम्मद शाह रंगीला था, और पहला बैठा शाहजहां। ठीक है, शाहजहां को पटाकर नहीं ले गया, शाहजहां के समय तो ये बना ही था, और वो हुआ है आक्रमण 1739 के अंदर नादिर शाह का। ठीक है, तो कोहिनूर भी ले गया, और कोहिनूर इसके अंदर ही जड़ा हुआ था, तो ये भी साथ में ले गया। और ये आपके था तख्ते ताउस। अब आ गए हैं अपन अंतिम स्लाइड पर, औरंगजेब वाली अंतिम स्लाइड है, फटाफट पढ़ देते हैं। ये बीबी का मकबरा है, रूबिया दौरानी, दिलरास रानो बेगम जिसे कहा जाता है। ऐसा मुगल बादशाह जो सिर्फ मतलब रानियां तो बहुत सारी थी इसकी, लेकिन एक के प्रति ही समर्पित था, वो था औरंगजेब। ठीक है ना, कट्टर भी था, लेकिन विशेषताएं भी बहुत थी इसकी। ठीक, शाहजहां
अच्छा, शाहजहां और लाहौर पहले पढ़ लेते हैं। शाहजहां और लाहौर के अंदर शाहबुर्ज बना हुआ है लाहौर में शाहजहां द्वारा, नवलखा महल है, शीश महल है, दीवाने आम महल है। ये सारी आपके लाहौर के अंदर बनी हुई कलाकृतियां जो शाहजहां ने बनवाई। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं औरंगजेब और शाहजहां। दिल्ली की मोती मस्जिद, अभी मैंने एक ट्रिक बताई थी, मोदी ओ बोल के बताई थी, सिर्फ मोदी ओ, और एक बताई थी मो आसा, ठीक है। तो यहां से मतलब है मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब ने बनाई, मोती मस्जिद आगरा शाहजहां ने बनवाई, ठीक है। तो ये याद रखने का एक तरीका, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, औरंगाबाद के अंदर बीबी का मकबरा बनवाया, जो ये आप देख पा रहे हो। ताजमहल की नकल बताते हैं, लेकिन देखो मैथ भी कौन, तो ताजमहल की फूड कलाकृति कहा जाता है कि फूड नकल है, ताजमहल की मतलब बिल्कुल ही मतलब बना दी, तो ये फूड नकल कहा जाता है। बीबी के मकबरे का वास्तुकार जो था वो अताउल्ला खान था। औरंगजेब ने लाहौर की बादशाही मस्जिद का भी निर्माण करवाया। अब ये जो है ना, दिलरास रानो बेगम का मकबरा भी कहा जाता है। रुबिया उद दौरानी, ठीक है। और ये औरंगजेब की पत्नी का मकबरा, इसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है, दक्षिण का ताजमहल का औरंगाबाद के अंदर बना हुआ। और इस तरीके से वैसे तो देखो बहुत है भाई, अथाह समुद्र है पूर्व कदि वैगुण, लेकिन कोशिश किया कि एग्जाम के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपके बिल्कुल कंठस्थ और याद हो जाए, वो वाली कोशिश की है। और इसके अंदर मुझे लगता है बहुत सारे, ये अंतिम स्लाइड थी अपनी, बहुत सारे सवाल आपके बन सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपके ये चीज तैयार हो जाएगी। तो एक देखो पूरी सीक्वेंस में पढ़िए, बाबर से शुरू करके औरंगजेब तक अपन आए हैं, ठीक है। बाबर से शुरू करके औरंगजेब तक आए हैं। बढ़िया तरीके से आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा, बढ़िया तरीके से पढ़ो और अपने जितने पढ़ने वाले साथी उन्हें जगह देना और उन्हें बता देना कि यहाँ पे चल रही है क्लासेस। यदि पढ़ना ही चाहते हैं तो देखें, मजे ही करने हैं या सिर्फ ट्रेडमार्क, मतलब ट्रेडमार्क नहीं, परंपरागत तरीके से चलना है तो खूब है, ठीक है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।